करेंगे। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक लेंगे इस पे पहले चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो है हिस्ट्री का जो क्लास है, इसमें हम लोग सिंधु घाटी इम्पोर्टेंट रूप से देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एंसेंट हिस्ट्री में सबसे बड़ा योगदान रखता है। और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जो भी ऋग्वेद, सामवेद, जो भी वेद के 4 प्रकार हैं वो सब तो हम लोग वैदिक सभ्यता में देख ही लिए थे। छूटे हुए अंश को हम लोग इसमें भी देख लेंगे वैदिक सभ्यता का, लेकिन पूर्ण रूपेण अच्छी तरह से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसको हम इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो एंसेंट हिस्ट्री का जो पार्ट है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपको एग्जाम में, बट आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो 3 से 4 क्वेश्चन जो भी बनेंगे उसको हम लोग कोशिश किए हैं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए सारे चीज़ को डिस्कस कर लिया जाए। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, खास करके बीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है तो बीपीएससी का फेवरेट होता है आर्ट्स वाले सेक्टर में हिस्ट्री, और हिस्ट्री से वो क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। प्राचीन से कम उठाएगा, रेशियो कम रहेगा, बट उठाएगा ही उठाएगा। तो अगर उठाता है तो कहाँ से उठाता है उसको देख करके, कुछ बुक है एंसेंट टाइम का, कुछ लेखक हैं उससे रिलेटेड अगर आ जाएगा तो वो छूट जाएगा। इसलिए हम लोग प्राचीन सभ्यता को मिस नहीं करेंगे, पूरे तरीक़ा से शॉर्ट समरी फॉर्म में करेंगे। चलिए सबसे पहले जो हिस्ट्री को हम लोग स्टोन एज के तौर पे बांट देखते हैं, तो उसमें हम लोग 3 स्टोन एज को 3 टाइप में बांट देते हैं। पहला पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नवपाषाण युग। सबका आपका कार्यकाल दिया हुआ है। यहाँ पे पैलियोलिथिक एज है, मीसोलिथिक एज है और नियोलिथिक एज है, ठीक है ना। इसमें से ये जो है तीनों, इसमें से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बट हम लोग एक बेसिक जानकारी के तौर पे हम लोग देख लिए कि इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं कि जो पूरा पाषाण युग है या काल है या पीरियड जो है, जिसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, इसमें क्या क्या होता था। तो इसमें क्या करते थे लोग, नोमैडिक लाइफ था, घुमंतू लोग रहते थे, पूरा इधर उधर भटकते हुए, जैसे किन लोगों का, इसको आदि मानव का काल भी कहा जा सकता है। तो वही है नोमैडिक लाइफ, घुमंतू भोटियों की तरह इधर से उधर घूमते थे। तो घूमते किस पर्पज से थे, तो कलेक्ट फूड को इकट्ठा करने के लिए, हंटिंग एनिमल्स मुख्य रूप से फूड हुआ करता था पूरा पाषाण युग में, तो इसलिए जानवर को मारने के लिए, ढूंढने के लिए उन लोग घूमते थे। यही सब है, फूड गैदरिंग के लिए क्या करते थे वो लोग, एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे। इसी एज में देखिए, इसी एज में दे इन्वेंट फायर, इसी एज में क्या हुआ, आग का आविष्कार हुआ। वो कौन सा एज है, पैलियोलिथिक इसको बोला जाता है। दे यूज नेचर मेड टूल्स, नेचर मेड टूल्स कहने का मतलब है कि कोई ये नहीं, वो नेचर से जो बना हुआ टूल्स है, जैसे जिसको बोलते हैं पत्थर के नुकीला जैसा नहीं बना हुआ रहता है, तो जानवर के मारने में उपयोग किया करते थे। या फिर अपना घर और शेल्टर बनाना रहता था, तो उसका अगर उपयोग करना है लकड़ी वगैरह काटने में, तो वहाँ भी उपयोग वो लोग किया करते थे। तो उसको क्या बोला जाता था, जो स्टोन का जो टूल्स बनता था उसको फ्लिंट बोल दिया जाता था। फ्लिंट याद रखिएगा, पत्थर के नुकीले टूल्स को फ्लिंट बोलते हैं। अब आइए होमो सैपियंस, सैपियंस नाम का एक अवशेष नर्मदा घाटी से मिला था। होमो सैपियंस आदि मानव जो है, या मानव बोलेंगे, प्राचीन मानव भी बोल सकते हैं। जो मानव का जो साइंटिफिक नेम है वो यहीं पे है, होमो सैपियंस। ये आपको जो बायोलॉजी में ऐसे तो करवाया ही जाएगा, जाति उसका स्पीसीज और स्पीसीज का बायोलॉजी नेम, बट जो भी इस हिस्ट्री से रिलेटेड है उसको भी हम लोग करते चल रहे हैं। तो सैपियंस नाम का अवशेष कहाँ से मिला था, तो नर्मदा घाटी से मिले थे, अतः इसे नर्मदा मानव भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नर्मदा मानव क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि सैपियंस का अवशेष कहाँ से मिला था, तो आदमी का अवशेष नर्मदा घाटी से मिला था, इसलिए इसे नर्मदा मानव कहा जाता है। आग का अवशेष कुरनुल गुफा से मिला है। आग का अवशेष आपको बताया, क्या बताया कि आग का आविष्कार पैलियोलिथिक एज में ही हुआ था। तो उसका अवशेष कहाँ से मिला था, तो उसका अवशेष कुरनुल गुफा। अवशेष कहने का मतलब ये है क्योंकि हम लोग अभी वर्तमान समय में जो भी काल गुजर रहा है, समय जो गुजर रहा है, वो पहले की बात को कैसे आदमी जानेगा। तो जानने के लिए क्या करते थे लोग, अवशेषों का अध्ययन करते थे। अवशेष को अध्ययन करके जो
ऐतिहासिक लोग हैं, क्या उसको बोला जाता है, पुरातत्व शास्त्र ज्ञाता लोग जो हैं वो अवशेष के अध्ययन करते हैं और उस अध्ययन के बारे में करके पता लगाते हैं कि उस समय क्या क्या हुआ होगा, उस समय कौन से काल में कौन सी चीज़ का खोज हुआ था। तो इसमें आपको यही चीज़ का अवशेष मिल गया, आग का अवशेष कुरनूल गुफा से मिला। वहीं से पता चला कि आग का जो निर्माण जो खोज हुआ था पैलियोलिथिक एज में हुआ था। मानव का अस्थि पंजर जो अवशेष है वो पातन महाराष्ट्र में है, वो पातन से मिला था। शुतुरमुर्ग के अंडे का भी यहीं से प्रचलन था कि यहीं से मिला था। अब आइए हम लोग पाषाण काल में जो भी था, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, तो पत्थर वाला युग। और यहाँ भी पैलियोलिथिक का मतलब वही भी होता है, स्टोन ही होता है। और एज का मतलब समझिए रहे पीरियड या समय, टाइम। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ये तो आपको बताया ही था वैदिक सभ्यता में। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कौन कौन से जगह पे कहाँ कहाँ से क्या क्या मिला था। मध्यकालीन मगधा से हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण प्राप्त हुआ था। जी.आर. शर्मा ने मगधा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया था। झील क्षेत्र, बुचड़ खाना जहाँ पे एनिमल को क्या किया जाता है, किल किया जाता है, स्लाउटर जिसको बोला जाता है कि एनिमल को खाने के पर्पज से हत्या किया जाता है, उस जगह को बुचड़ खाना बोला जाता है। ठीक है ना। कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। ये सब कोई हमको नहीं लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बट आप अगर पढ़ना चाहते हैं, इस चीज़ को एक बार ब्रीफ में देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको हम PDF ग्रुप में डाल देंगे। अब आइए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4-5 उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इससे अनुभव ये होगा कि हमारे क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेंगे एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम कुछ लिए हैं, क्रम से तो नहीं है बट हम कुछ लिए हैं, आप लोग के यूजफुल होगा। मध्य पाषाणिक प्रसंग, मध्य पाषाणिक मतलब जो हम आपको स्टार्टिंग में इसको जो बताए थे मेसोलिथिक एज, उसी को मध्य पाषाणिक युग बोलते हैं। थोड़ा सा एक थोड़ा सा और एक पेज छूट गया था, इसको भी थोड़ा सा हम लोग कर लीजिए। हिस्ट्री कहते किसको है, तो हिस्ट्री कालानुक्रमानुसार, काल क्रमानुसार कहने का मतलब क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है टाइम टू टाइम, जो काल के समय जैसे जैसे बीतते गया उस क्रम के अनुसार जो भी उपस्थित लेखों के साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया जो शास्त्र होता है उसे हम इतिहास कहते हैं। अगर इतिहास का आप तोड़िएगा भी इतिहास को, तो इति मीन्स बीती होता है और हास मीन्स कथा होता है, बीती हुई कथा। लेकिन बीती हुई कथा किस फॉर्म में, क्रोनोलॉजिकल मतलब काल क्रमानुसार, मतलब टाइम टू टाइम। ठीक है ना। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, हिस्ट्री कहा जाता है। तो हिस्ट्री का जिक्र आता है, क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में। भारत की सबसे पहली इतिहास की पुस्तक का नाम क्या था, तो राजतरंगिणी था। ये आपको MCQ के फॉर्म में हम आपको करवाते जा रहे हैं, जिसके लेखक का नाम कल्हन था। ठीक है ना। 12वीं सदी तक इतिहास का वर्णन मिलता है। दुनिया का पहला इतिहास का पुस्तक हिस्टोरिका है। ठीक है ना। सबसे दुनिया का अगर कह देगा तो हिस्टोरिका, लेकिन भारत के कह देगा तो राजतरंगिणी। और हिस्टोरिका के लेखक कौन है, हेरोडोटस ने यूनान भाषा में इसको लिखा था। तो हिस्टोरिका के लेखक कौन हो जाएंगे, हेरोडोटस। और हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है ना। ये आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3-4 यहाँ पे आपको देखने को मिला। राजतरंगिणी के लेखक, हिस्टोरिका कौन सा बुक है, तो दुनिया का पहला इतिहास का बुक है। इसके लेखक कौन है और फादर ऑफ हिस्ट्री आपको देखने को मिली है। अब देखिए हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला प्री हिस्ट्री, जो प्री हिस्ट्री क्या कहने का मतलब क्या है, प्राक इतिहास, प्राप्त अवशेषों के आधार पर जो परिकल्पना किया गया है उसके बारे में इतिहास, वो प्री हिस्ट्री हो जाएगा। प्रोटो हिस्ट्री आद्य इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास। तो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी है, सिलेबस भी आप देखिएगा बिहार टीचर का, तो उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि बोला गया है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से ऐसा कुछ करके दिया हुआ है टॉपिक। तो उस टॉपिक को आप नहीं मिस कीजिएगा, उससे ही ज़्यादा आएगा। तो पहले जो भी है मिडीवल और एंसेंट, इसको हम लोग 5 से 6 वीडियो में हम लोग ख़त्म करेंगे। मिडीवल और एंसेंट को जो भी इम्पोर्टेंट ये है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने के लिए उम्मीद बनते हैं, वो सबको हम लोग 5 से 6 वीडियो में हम लोग मिडीवल और एंसेंट को कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में
चलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग मिनिमम 10 से 15 वीडियो बनाएंगे, जो आपको 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 की आज़ादी तक का रहेगा, जैसा कि हम आपको सिलेबस में जिक्र किए हैं। तो प्री हिस्ट्री में क्या रहता था, तो इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था लिखा हुआ, इसमें अवशेष का अध्ययन होता था, और अवशेष का जो डिटर्मिनेशन होता है कार्बन 14 से होता है। याद रखिएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है। अवशेषों का अध्ययन जो किया जाता है पूरा तत्व शास्त्री द्वारा, वो C14 के द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसी पर यही पैमाना पे उसको पता लगाया जाता है। अब देखिए BC और AD आप लोग और CE इस प्रकार से आपको बुक में या कहीं क्वेश्चन में भी आपको दिखने को मिलेगा। तो इससे आप थोड़ा सा एक समरी वे में आप समझने का कोशिश कीजिएगा। BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट मीन्स क्राइस्ट, उनको ईसा मसीह के तौर पे इनको जाना जाता था। तो जो इनका जन्म है, जो बर्थ डेट है, उसके पहले मान लीजिए कि 0 ईस्वी जो हुआ, यहाँ पे उनका जन्म हुआ, और इनके पहले के जो भी साल रहेगा वो किस में काउंट होगा? तो BC या BCE में, BCE में, ठीक है ना। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगी। और AD कहने का मतलब एनो डोमिनी ये लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। आफ्टर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, तो बर्थ आपको तो यहाँ हुआ है, ईसा मसीह के जन्म यहाँ हुआ है इस साल में। अब इसके बाद के जितने भी समय होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? AD में कहलाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा। तो ईसा मसीह का जन्म बुध के जो था, वो बुध के जन्म के बाद हुए थे। तो आपको जब हम पढ़ाए थे बुध का इतिहास आपको हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको बताए होंगे कि बुध का जन्म 563 BC कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व ही उनका जन्म हुआ था। कहने का मतलब ये होता है। अगर आज से अगर आप जोड़िएगा तो वो 563 पहले वाला, और अभी आप यहाँ पे जोड़ लीजिए 23 अगर जोड़िएगा तो 3 3 6 6 2 8 5 के 5 2586 वर्ष पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। समझ गए ना? ऐसे ही आप काउंट करके समझ सकते हैं। अब देखिए नए नाम के तौर पर संकेत कहीं कहीं CE से मिलता है, जिसको AD ही बोला जाता है, कॉमन ईरा है, क्रिश्चियन ईरा, ठीक है ना। तो AD और CE में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आइए जो स्टोन एज पढ़ाए थे, ये तो आपको पढ़ा ही दिए थे। अब क्वेश्चन जो बन रहे थे इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम लोग को 2 4 5 के फॉर्म में अगर देखने को मिल जाता है पढ़ते समय, तो ये लग जाता है कि हमारा क्वेश्चन जो है इस सेक्टर से पूछता है या नहीं पूछता है। तो देखिए UP PCS द्वारा पूछा गया है ये सब, उत्तराखंड 66 BPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल गया। 16वां BPSC जो हुआ था 2020 में ही हुआ था, 16वां बोल रहे हैं, 66वां, तो वही में आपको पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो अभी आपको हम पढ़ाए थे अपने नोट्स के माध्यम से। देखिए कहाँ था, हाँ देखिए यहीं पे था ना। होमोसैपियंस नाम का अवशेष नर्मदा घाटी से मिले थे, अतः इसे नर्मदा मानव भी कहा जाता है। आपको जो क्वेश्चन दिखाएं जो 66वीं BPSC में पूछा है वो हमारे नोट्स में करवाया गया था। पीछे जो क्लास बहुत पुराना, ऐसा नहीं कि क्लास नया हो रहा है, क्लास हम बहुत पुराना बहुत पहले से हम लेते आ रहे हैं, तो उस समय का जो नोट्स है वही है। अब देखिए तो वही आपको 10वां नंबर क्वेश्चन आपको 66वीं BPSC में पूछा गया था कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो मानव जीवाश्म कहने का मतलब वही होमोसैपियंस, जो होमो, ठीक है ना। होमोसैपियंस का जीवाश्म आपको कहाँ से मिला था? तो नर्मदा घाटी से। आपका ऑप्शन नंबर C हो गया। थोड़ा सा इसका आप ज़्यादा जिक्र में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम समराइज फॉर्म में लिख दिए थे, तो आप देख सकते हैं आपको, हाँ, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा, जिसको होशंगाबाद कहा जाता है, नामक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। तो यही आपका टोटल जिक्र हो गया जो हम नोट्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे।
थोड़ा सा और क्वेश्चन देख लीजिए। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। कहने का मतलब कि जो मध्य पाषाण जो काल था, उस काल में पशु का जो पशुपालन होता था, तो पशुपालन का साक्ष्य किस जगह से मिला? तो पशुपालन का साक्ष्य जो है आदमगढ़ से मिला था। ठीक है। ऐसे ही आप 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? हड्डी के उपकरण आपको ऊपर पढ़ाए थे, नोट्स में ही मेरा था। तो क्या था? मदहादा था, उस सरायनहार, हम आपको मदहादा ही पढ़ाए थे, नोट्स में ऊपर देखिएगा। तो ये क्या था? अस्थि पंजर वगैरह का स्थान पातन से, और मदहदा वहीं पे है, इसलिए जगह का नाम नहीं दिया हुआ है। हम पातन पढ़ाए थे अस्थि पंजर का। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन का आप देख लीजिएगा। समरीपुरा है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बुच्चड़खाना झील, जो आपको जो ए वाला पेज आपको दिए हैं इसीलिए दिए हैं ताकि इसको आप पढ़ करके जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप देख लीजिएगा। पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा पेड बैच में। अगर पेड बैच में आप नहीं ज्वाइन किए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं आपके अनुसार कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पेड बैच में जुड़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करके अपना डिटेल दे सकते हैं और पेड बैच में जुड़ सकते हैं। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, वो कहाँ है? दमदमा से है। वो पेज आप पढ़ लीजिएगा, जो ऊपर का जो पेज है। हम नहीं समझते हैं कि बीपीएससी जो पूछेगा, टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ऐसा डीपली क्वेश्चन नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ बीपीएससी पीसीएस के अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो उस तरीका से उस पेज को पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए हम पीडीएफ में डाल दिए हैं, मिस नहीं किए हैं। अब देखिए, उस स्थल का नाम बताया जहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वही हो गया, तो मेहरगढ़ से मिला था, आप पढ़ सकते हैं। भारतीय उप महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अब क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, तो ये आपको मेहरगढ़ से ही मिले थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। नवपाषाण युग जो नियोलिथिक एज है, उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको मेहरगढ़ से ही मिले हैं। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी, चाल्क मीन्स क्या होता है? चालकोल, चारकोल से ही आपको याद होगा, ठीक है ना। तो चालकोल मतलब इसको चालको लिथिक है ना, तो चालको रिलेटेड टू क्या होता है? चालको रिलेटेड टू हो जाता है कॉपर। चालको रिलेटेड टू कॉपर, कॉपर किसको बोला जाता है? तांबा को। तो ताम्र युग इसके बारे में एक क्वेश्चन है, तो वो चालको का रूट वर्ड आपको याद होगा, तो आप यहाँ से आप ऑप्शन कर सकते हैं। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग बोला जाता है। चालको रिलेटेड टू कॉपर, आप याद रखिएगा। अब आइए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है एंसेंट हिस्ट्री में, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या क्या है, तो हमारा 9 जो शहर मिले हैं यही है, साइट्स हैं। इंडस वैलीज के इंपॉर्टेंट 9 गो साइट्स हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदाड़ो, तीसरा है चनहुदड़ो, चौथा लोथल है, 5वां कालीबंगा है, छठा बनवाली है जो हरियाणा में पड़ता है, सुरकोतड़ा है ये गुजरात में पड़ता है, धौलावीरा है ये भी गुजरात में पड़ता है, और चंदायन ये यूपी के बागमत जिला में पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से हमको उम्मीद है कि एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस जो भी वीडियो है इससे। तो हड़प्पा के बारे में आइए हम लोग ब्रीफ में नॉलेज ले लेते हैं। तो हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। ये पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में पड़ता है। जो हाल का जो एरिया है वो पाकिस्तान में चढ़ा गया है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का, उससे पहले हड़प्पा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये था, और बाद में बंटवारा होने के बाद वो जगह कहाँ चला गया है? वो जगह आपको पाकिस्तान में चला गया है। यहाँ से पत्थर का शिवलिंग मिला है, ठीक है ना। ऐसा आपको बहुत सारा न्यूज़ भी मिलता होगा
कि पाकिस्तान में शिवलिंग पर ऐसा ऐसा किया गया, इस तरीक़ा से अभद्र टिप्पणी किया गया। तो ऐसा जो भी है, तो जो भी है पहले क्या होता था, पहले जो भी है सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ करता था। तो यहाँ से पत्थर का शिवलिंग मिला है, यहाँ से कांस्य धातु का बना हुआ तराजू मिला है, मेजरमेंट टूल्स जिसको बोलते हैं। यहाँ से सिमेट्री मिला है, सिमेट्री का मतलब कब्रिस्तान मिला है। और 6 अन्न भंडार ग्रेनरी भी यहाँ से मिला है हड़प्पा से। तो हड़प्पा से ये भी पूछ सकता है कि अन्न भंडार 6 ग्रेनरी कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा उसका ऑप्शन हो जाएगा सही। अब आइए मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का सबसे पहले अर्थ ही है मौतों या मृतकों या प्रेतों का टीला, मॉन्ड्स ऑफ घोस्ट एंड डेड्स, मतलब मृतकों का टीला इसको कहा जाता है शॉर्ट में, इसका सारांश है। यहाँ से पशुपति नाथ की मूर्ति मिला है, जिसको आद्य शिव भी कहा जाता है। पशुपति नाथ को क्या बोला जाता है, आद्य शिव, मतलब प्रोटो शिवा। यह सिंधु नदी घाटी के तट पर लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है, ये भी पाकिस्तान में है। यहाँ से स्नानागार, स्नानागार मतलब बाथरूम मिला था, कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से, जिसकी आकृति आयताकार थी। किस प्रकार की, आयताकार स्नानागार कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदाड़ो से मिला है। ठीक है, अब आगे देखिएगा। तो इसकी खोज जो 1922 में किया गया था राखालदास बनर्जी के द्वारा। यहाँ से भी अन्नागार ग्रेट ग्रेनरी मिला है, ग्रेट ग्रेनरी आपको मोहनजोदाड़ो से भी मिला है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे डेवलप सिटी मोहनजोदाड़ो को कहा जाता था। मोहनजोदाड़ो वो फिल्म भी आपको इनका है कि क्या है, ऋतिक रोशन का। तो उसमें ब्रीफली तौर से यही दिखाया गया है कि वहाँ जो बाज़ार का जो प्रणाली था वो कैसा था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, बाज़ार के बारे में हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदाड़ो क्या माना जाता था, कैपिटल माना जाता था। यहाँ से मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मदर गॉडेज, पृष्ठ की पुरोहित की मूर्ति मिली है। इन सभी मूर्ति टेराकोटा की बनी होती थी। टेराकोटा कहते किसको है, तो आग में जब मिट्टी को पका दिया जाता है तो उससे बनी हुई चीज़ को क्या बोला जाता है, टेराकोटा बोला जाता है। ठीक है ना। अब आइए थोड़ा इसको कलर को चेंज कर लेते हैं। कौन सा ले ले, येलो ले कर देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से हम लोग को और क्या क्या मिला। तो डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिला है जो कांस्य धातु का बना हुआ था। सांड का मूर्ति मिला है और कपड़ा का अवशेष मिला है। ढक्कन भी मिला है जो चांदी के फूलदान के तौर पे था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चंदहुडुड़ो। ये है वही जहाँ मोहनजोदाड़ो के बगल में ही है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में ही है। तो इस तौर पे हम देख सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यह चंदहुडुड़ो लरकाना जिला में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। किस क्षेत्र में, तो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। यहाँ से मनका का मतलब होता है ब्लेड्स, ठीक है ना, मोती, माला, मोती, ये सब बोला जाता है। चूड़ी का फैक्ट्री यहाँ रहता था। तो कुल रूप से क्या था, तो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में था। याद रखिएगा कौन सा जिला था, तो लरकाना जिला। और लरकाना जिला है कहाँ, तो पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोथल कहाँ है, तो इंडिया में था। इंडिया के कच्छ के रन में, गुजरात में कच्छ के रन एक जगह है, वही एरिया को लोथल कहा जाता था। यहाँ से क्या क्या मिला, इंटरनेशनल सिटी इसको लोथल को बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे क्या होते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। क्योंकि यहाँ हम अगर आगे पढ़ाएंगे आपको कि बंदरगाह के रूप में ये बहुत बड़ा फेमस सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था। उसका नाम क्या था, लोथल था, बंदरगाह के लिए फेमस है। रिमेन्स ऑफ सीपिस्ट डॉकयार्ड, देखिए आ गया बंदरगाह। बंदरगाह किसको बोलते हैं, नहीं, डॉकयार्ड किसको बोलते हैं, और सी पोर्ट्स किसको बोलते हैं। सी पोर्ट जहाँ पे सीप आकर के ठहर रहा है, लेकिन डॉकयार्ड उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे जहाज को रोक करके रिपेयर भी किया जा सकता है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं। वैसे पोर्ट, सीप पोर्ट जो क्या होता है, जहाँ पे बंदरगाह जहाज को रिपेयर के तौर से भी रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सी पोर्ट्स बोलते हैं, डॉकयार्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखिए,
यहाँ पर मेसोपोटामिया के सिक्के भी मिले हैं। यह इस सिक्का पर लिखा हुआ वर्ड जो था वो मेलुहा था। मेलुहा का अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता। मेलुहा का क्या अर्थ होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। आपसे क्वेश्चन है पूछ सकता है कि मेसोपोटामिया के सिक्के का अवशेष कहाँ से मिला था, मेसोपोटामिया के सिक्के कहाँ से मिले थे? तो आपके लोथल से मिले थे। और लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ से रिमेन्स ऑफ राइस मिले हैं, मतलब चावल के अवशेष मिले हैं। कहने का मतलब है ग्रेनरी भी हो गया, चावल है तो चावल वहीं रखाएगा जहाँ पे उसको रखने का अन्ना भंडार होगा। ग्रेनरी का मतलब अन्न भंडार, ठीक है ना। स्टैचू ऑफ हॉर्स मिला है। स्टैचू मतलब होता है क्या? वही मूर्ति। स्टैचू ऑफ हॉर्स मेड ऑफ टेराकोटा। टेराकोटा के बारे में हम बताएं कि टेराकोटा किसको कहते हैं। यहाँ पे हाथी के दांत के स्केल मिला है। स्केल मतलब पैमाना था, जो आइवरी के नाम से जाना जाता था। थोड़ा सा पानी पिएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाथी के दांत के स्केल मिला है। जो हाथी के दांत को क्या बोला जाता था? तो आइवरी बोला जाता था। मिंटिंग मशीन, सिक्के ढालने के मशीन को मिंटिंग मशीन बोलते हैं, और यही सिक्का ढालने का मशीन भी आपको लोथल से मिला हुआ था। अब देखिए, माइंटिंग मशीन बना हुआ रहता था चूना पत्थर और लाइमस्टोन प्लस गोंद के बना हुआ रहता था, जिसको फियंस बोला जाता था। और यहाँ से आपको हवन कुंड और बेदी का भी साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो लोथल का जो भी समरी था, जो भी क्वेश्चन आपसे बनने वाले थे, वो 2-3 क्वेश्चन है। बंदरगाह वाला इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, और मिंटिंग मशीन वाला आप याद रखिएगा, और क्या होगा, हाँ, मेसोपोटामिया के सिक्के कहाँ से मिले हैं, यही आप 2-3 क्वेश्चन आप लोथल से याद रखिएगा। कालीबंगा, कालीबंगा क्या है? तो कालीबंगा का मतलब ही होता है काली चूड़ियों का शहर। यह हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में अभी वर्तमान समय में पड़ता है। यहाँ से हमारा अल्टर मिले हैं। अल्टर मतलब होता है बेदी। बेदी का मतलब आप समझते होंगे, बेदी आज का परंपरा नहीं है। बेदी बहुत पुराना सभ्यता, बहुत पुराना ये परंपरा है। जैसे हम लोग का शादी वगैरह जो हिंदू रीति रिवाज से होता है, तो आप लोग देखते होंगे कि बेदी का परंपरा है, ठीक है ना। तो वही बेदी का जो साक्ष्य है वो कहाँ से आपको मिला है? तो वो मिला है आपको कालीबंगा से। प्लाउ शेयर मतलब हल, खेत जोतने वाले हल का भी निशान, हल का साक्ष्य आपको कालीबंगा से ही मिला है। और घर घर में कुआं का भी साक्ष्य आपको कालीबंगा से ही देखने को मिला है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छा सेशन लग रहा होगा। अगर आप किसी भी तरह से का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज। और कमेंट बैक जितने लोग वॉच करते हैं वीडियो को, सीन करते हैं वीडियो को, वो अपना फीडबैक देते जाइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स और लाइक भी वीडियो को ज़रूर करें। अब आगे देखिए, 6ठा नंबर जो है साइट है बनवाली। इस बनवाली के बारे में हम लोग देखेंगे। यह हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम मतलब जल विकास प्रणाली का उत्तम प्रमाण मिला है। बनवाली को आप याद रखिएगा। यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम का अवशेष बनवाली से मिला है। नीचे आते हैं तो सूतकोटदा, जो गुजरात में ही पड़ा है, जहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर आपको देखने को मिलता है। धौलावीरा भी गुजरात में है। यहाँ से त्रिस्तरीय भवन, त्रिस्तरीय मतलब समझ रहे हैं ना, 3rd लेयर बिल्डिंग, उस टाइम का ही, आज टाइम का नहीं है। बोलते हैं लोग कि ये जो नवीन टेक्नोलॉजी के तहत सिविल इंजीनियर जब से हुए हैं तब से बिल्डिंग का परंपरा, ऐसा नहीं है। जो हमारा इंडियस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत ही विकसित सिविलाइजेशन था, ठीक है ना। देखिए, त्रिस्तरीय भवन का साक्ष्य आपको धौलावीरा में मिल गया है। नेक्स्ट आते हैं चांदयान, जो बागपत जिला यूपी में है। कॉपर का तार यहाँ से मिला था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का लेटेस्ट साइट मतलब सबसे अंतिम साइट भी बोल सकते हैं, ये आपको था। अब आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, जो आपको मोहनजोदाड़ो फिल्म में दिखाया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर और ट्रेड था। आप देखते रहे होंगे, अगर आप मोहनजोदाड़ो फिल्म को देखे होंगे ऋतिक रोशन वाला, तो उसमें आपको दिखाया जाता है
कि जो ऋतिक रोशन का जो अफेयर्स होता है वो बाजार में घूम रहे एक लड़की के साथ होता है। ठीक है ना, वो कौन पूजा हेगड़े या कौन सा है हीरोइन, वही उस फिल्म में अभिनय की है। तो वहाँ पे क्या है, बाजार ही लगता था। तो जितने भी बाजार लगने का साधन क्या होता था ना, कि वहाँ पे एक जगह सारे लोग एक जगह होकर के इकट्ठा अपना जो भी पैदा होता था एक जगह लेकर के आते थे और उस बाजार में बेचा करते थे। ऐसा नहीं था पहले ऐसा नहीं था कि घर घर लोग जा कर के लेते थे। क्या होता था कि जो भी कृषक लोग थे वो बाजार में मंडी में आते थे और मंडी से ही उनका सारा चीज़ जो फसल है वो बिकता था। ट्रेड होता था कहने का मतलब, अगर व्यापारी है तो व्यापारी उच्च स्तर पर बहुत सारे किसानों का अगर ले लिया तो एक जगह से दूसरे जगह भी भेजा करता था। तो व्यापार का भी काम सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्रोत था। सबसे पहले कॉटन की खेती दुनिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन द्वारा किया गया था। समझ रहे हैं ना, सबसे पहले कौन सी खेती किया गया था, तो सूती वस्त्र का, कॉटन का, रेशम का, क्या बोला जाता है उसको, कपास का, सॉरी रेशम बोल दिया, कॉटन मीन्स कपास हो गया। यूनानी लोग इसे इंडस कहते थे और यह ग्रीक शब्द है। इंडस कौन सा शब्द है, तो ग्रीक शब्द है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का उम्मीद है, एक यहाँ से बनने का उम्मीद है। और इससे इंडिया नाम इस देश का पड़ा, इंडस से ही। इंडस आपको अगर देखिएगा तो इंडस रिवर सिंधु नदी को कहा जाता था और सिंधु नदी वहाँ का मुख्य जीवन रेखा के तौर पे जाना जाता था। उसी के आसपास का शहर सिंधु घाटी सभ्यता कहलाया था, क्योंकि वो जितने भी क्या बोला जाता है, जितने भी एग्रीकल्चर जो है, कृषक लोग का जो जीवन यापन होता था वो खेती पे होता था और खेती होने के लिए पानी का बहुत ये होता था। तो आप देख रहे होंगे मोहनजोदाड़ो फिल्म में आप देखिएगा तो वो जो बांध टूटता है वो नदी पे ही बनाया गया था। वो किस नदी पे बना हुआ था, तो सिंधु नदी पे ही बना हुआ था। और सिंधु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सिंधु नदी को इंडस रिवर बोला जाता है और इसी के नाम पे इस देश का नाम इंडिया भी पड़ा। ठीक है ना, भारत के 5 नाम हैं, आप पाँचों नाम आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो बताइए, आपके लिए होमवर्क है। क्या है, भारत के 5 नाम है, उसमें से हम एक आपको बता दिए, तो बाकी के जो 4 नाम है वो आप कमेंट बॉक्स में हमको मैसेज कीजिए। आर्य जाति के नेता भरत ने अपना राज्य स्थापित करके भारत नाम रखा। जो आर्य जाति के नेता थे, और बहुत सारे साक्ष्य हैं जो क्या बोला जाता है कि किसके, राजा दुष्यंत के भी शायद बेटा के नाम भरत था, जो बचपन में ही अपने शैशव अवस्था में ही एक बाघ के बच्चे को ला लिए थे गोद में और उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिए थे और शेरनी पीछे से देखते हुए वो पीछे से उनके भरत के पीछे पीछे दौड़ते आ गए। भरत को कुछ बाल बांका तक नहीं कर पाए। तो उस बच्चे के साहस के नाम पे ही इस देश का नाम भारत भी पड़ा है। तो ये सब जो कथा है, पौराणिक कथाएं हैं, ये भी आपको पढ़ने को मिलता है इतिहास में। उसी के नाम पे भारत का नाम पड़ा था। इंडिया का नाम इंडिया क्यों पड़ा, तो इंडस नदी से पड़ा। आपको 2-3 हम आपको बता ही दिए। हिंदुस्तान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान शब्द फारसी से लिया गया है। इसका नाम मध्यकाल के प्रथम इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने किए थे। मिन्हाज सिराज इसका नाम क्या दिए थे, हिंदुस्तान। ठीक है ना, मुख्य रूप से हिंदुओं का जगह रहता था, हिंदू प्लस स्थान था, तो हिंदुस्तान हो गया था। ये लोग धान, मटर, गेहूँ, बार्ली, चना और मसूर ये सब की खेती किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सारे पालतू जानवरों को पालतू बनाते थे। जैसे पालतू जानवर में कौन कौन थे, गाय, घोड़ा, ये सब को छोड़ करके सारे जानवरों को पालतू बनाते थे, गाय और घोड़ा को छोड़ करके। ठीक है ना। अब आइए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस लेवल से होता था, तो अफगानिस्तान से, ईरान से, ओमान से, बहरीन से और कर्नाटक जैसे अरब गल्फ कंट्री से व्यापार हुआ करता था। ये सभी धातु का प्रयोग करते थे पर लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। लोहे धातु का प्रयोग नहीं करते थे, बाकी सब चीज़ का करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का धार्मिक जीवन मूर्ति की पूजा माना जाता था। धार्मिक जीवन इनको मतलब मूर्ति की पूजा ये लोग करते थे।
ये लोग पीपल के पेड़ को और पांडुक पक्षी जिसको डब बोला जाता है, फाख्ता भी बोला जाता है, उसको भी पूजा करते थे। ये जादू टोना में विश्वास करते थे। अंधविश्वास का मतलब उस समय रहा था। ये जादू टोना में विश्वास करते, ये अग्नि देवता की पूजा करते थे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लीजिए। ये पेज थोड़ा सा एडिट नहीं हो पाया है, इसके लिए चलिए। आईवीसी की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी की लिपि थी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट थी, चित्रात्मक थी। ठीक है ना। अभी तक विद्वानों ने पढ़ नहीं पाया है, इसलिए इसके इतिहास को प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। डिक्लाइन ऑफ आईवीसी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण दो था। वो कौन कौन थे? क्लाइमेट चेंज और कमज़ोर उत्तराधिकारी। यही के बाद क्या हो जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता आपका समाप्त हो जाता है। अब हम लोग जो करेंगे वो क्वेश्चन बेसिस पे प्रैक्टिस कर लेंगे, और किस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनेंगे वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये तो वैदिक एज हम आपको पढ़ा दिए हैं, वैदिक सभ्यता में ही, इसलिए उसी पेज में था तो आपको आ गया था। सिंधु सभ्यता के कुछ निर्माता हैं, जैसे विद्वान कौन? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। ये सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य के रूप में जाना जाता है। सुमेरियन कौन थे? तो गार्डन चाइल्ड एवं मार्टिन व्हीलर थे। द्रविड़ कौन थे? तो राखाल दास बनर्जी थे। तो ये तीन जो आपको नाम जो है वो किस किस ये थे सिंधु सभ्यता के निर्माता के तौर पे जाने जाते हैं, तो इसलिए इनको हम थोड़ा सा कंसिस्ट कर लिए हैं। और इसको देख लीजिए, जॉन मार्शल का निर्धारित तिथि गैंड का कि सिंधु सभ्यता का जो था कि कहाँ से किस समय से लेकर के किस समय तक की अवधि को सिंधु घाटी सभ्यता का अवधि कहा जाता है। तो कुछ लोग विद्वानों के द्वारा मतभेद हुआ। जॉन मार्शल बताया कि 3250 से 2750 ईस्वी तक का जो ईसा पूर्व तक का जो कार्य कहलाया संदेव सभ्यता कहलाया। मैके द्वारा कहा गया कि 2800 से 2500, और मार्टिन व्हीलर ने बताया कि 2500 से 1700, और फेयर सर्विस ने बताया 2000 से 1500। टोटली रूप से हम बोला जाता है तो 2500 से लेकर के 1500 तक का यही कार्यकाल सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है ना। ये सब जो हम पढ़ाए हैं उसी का साक्ष्य पुरोहित का विद्यालय, पुरोहित का मूर्ति कहाँ से मिला। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी है। कौन से नदी किस स्थल पे के नज़दीक पड़ते थे? तो हड़प्पा के निकट रावी नदी पड़ता था। ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है ये कि हड़प्पा जो शहर था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो रावी नदी। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी। हम आपको अभी क्लास में ही डिस्कस किए कि जो फिल्म है मोहनजोदाड़ो, उसमें जो बांध बनाया गया है वो इसी नदी पे बनाया गया है। आप अगर नहीं देखें तो जाकर के एक बार देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो फिल्म, ऋतिक रोशन का। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा था। लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलज नदी, और मांडा चेनाब नदी के निकट बसा हुआ था। और क्या है? दैमाबाद प्रवरा नदी, आलमगीरपुर हिंडन, सुत का गेंडोर, दास्तक या दास्क नदी, भगवानपुरा सरस्वती नदी। चलिए अब नेक्स्ट और देख लीजिए। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से धातु मिले हैं और कहाँ से मिले हैं ये आप देख लीजिएगा। खेतड़ी आपको पता ही है, राजस्थान का प्रसिद्ध है तांबा के लिए। ठीक है ना। तो तांबा कहाँ से मिला? खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। लाजवर्द बदख्शा मतलब अफगानिस्तान का पुराना नाम बदख्शा था। फिरोजा या टीना ईरान से मिला है। चांदी राजस्थान की जानवर एवं अजमेर खानों से उपस्थित खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से भी चांदी मिला है। कंटिन्यू इतना घंटे का वीडियो बनाना करीब करीब कितना हो गया? सीसा आपको अफगानिस्तान और अजमेर से मिला था। शिलाजीत हिमालय से मिला था, हिमालय का जो एरिया था। और गोमेद गुजरात से मिला था। ये सब धातु थे, और धातु कहाँ से मिले थे वो सब मिले। सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का क्या मत है? हम आपको दो कारण बताएं। क्या कारण बताएं? तो दो कारणों में एक कमज़ोर उत्तराधिकारी बताएं, और दूसरा आपको
जलवायु परिवर्तन बताएं। ठीक है ना, यही दो आपको हम रीजन बताएं। लेकिन देखिए कुछ कुछ जो है इतिहासकार ने अपने अपने अनुसार से इस पे चर्चा किए हैं कि विनाश का कारण क्या रहा था। मार्शले मैके एसा राव जो बोले थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ था तो किसके वजह से हुआ था, तो बाढ़ के वजह से हुआ था। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिन हिल, व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट क्या बोले थे कि आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। ठीक है ना। जलवायु परिवर्तन आपको आर्यन अस्टीन और अम्लान घोष ने बताया था। भूतात्विक परिवर्तन वही हो गया, जलवायु परिवर्तन भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी ने बताया था। और महामारी बताया गया था क्यूआर कैनेडी के द्वारा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है विनाश हुआ था, उसका मेन वजह महामारी था। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेन दो कारण आपको वही हम बताए थे, कमजोर उत्तराधिकारी और बाढ़ का जो, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, बाढ़ वगैरह ही होता है। तो मेन था वही दो रीजन था। अदृश्य गाज के तौर पे ये बताया था दमित्रियोव। अब हम लोग आएंगे और क्वेश्चन देखेंगे, इससे हमको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सब अच्छे खासे जो क्वेश्चन बनते हैं वही सब हम लिए हैं, जो पीछे के एग्जाम में पूछ लिया गया है। 2014 में देखिए कि क्वेश्चन आया है, 2012 में क्वेश्चन आया है कि मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, आप बताइए। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिला में था, सिंध प्रांत में था। वहीं पे लरकाना जिला से 135 किलोमीटर दूर आपको सुतकोदा मिलता है। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था, चनहुदड़ो के, एक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा ऊपर से। चनहुदड़ो, हाँ लरकाना जिला चनहुदड़ो था। और मोहनजोदाड़ो आपको क्या बताया था, कौन सा जिला, तो ये भी लरकाना जिला है। देखिए हम गलत नहीं बता रहे थे, लरकाना जिला तो सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिला पाकिस्तान में है। तो वही हमको थोड़ा सा डाउट लगा क्योंकि वहाँ सिंध प्रांत दिया हुआ था। तो सिंध प्रांत क्या है, लरकाना जिला के को ही बोला जाता था। अब आइए क्वेश्चन पे, हम लोग जहाँ थे, थोड़ा सा डाउट होता है ना तो ये हो जाता है, लगता है कि कहीं गलत तो नहीं बोल गए। हो सकता है कि कुछ माइंड में कुछ और बोल दे कुछ और, ऐसा क्लास में होता है। तो आप उसको ये होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको सुधार लीजिएगा बोल करके, कहीं पे डाउट होगा तो। एक चीज़ आप याद रखिए, सुमेल करने वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, जगह का आप याद रखिएगा। आलमगीरपुर उत्तर सही है, लोथल गुजरात सही है, कालीबंगा हरियाणा नहीं राजस्थान है, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब सही है। यहाँ भी है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, मांडा जम्मू कश्मीर, अभी भी आपको मांडा ये है डिस्ट्रिक्ट है। दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। ये सब जो भी है ना क्वेश्चन जगह से रिलेटेड है, आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, दे सकते हैं, इसमें नो डाउट है। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू एवं कश्मीर, पाडरी गुजरात, हुलास उत्तर, बालू याद रखिएगा, बालू हरियाणा और मांडा, बालू और मांडा आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कह रहा है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर था कहाँ, तो ये सौराष्ट्र गुजरात में था। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है, देखिए सिंध में अवस्थित है। तो आपको तो बताए ही थे कि चनहुदड़ो और मोहनजोदाड़ो, अभी ऊपर भी आपको हम बताएं चनहुदड़ो और मोहनजोदाड़ो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, तो वही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यही क्वेश्चन पर डाउट हुआ था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदाड़ो भी नहीं है, लोथल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल गुजरात में है। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो J.H. मैके ने किया था। मोहनजोदाड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर, ये तो आपको नोट्स में पढ़ाया ही दिए। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है, कहने का मतलब है कि लोथल जो है वो किस नदी पे के किनारे बसा हुआ था, तो भोगवा नदी। आपको अभी बताए हैं कि कौन सा नदी है और कौन से उसके किनारे बसे हुए शहर थे।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 42 नंबर देखिए क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर, पतन मतलब होता है बंदरगाह से रिलेटेड, यही पतन नगर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है एग्जाम में, लोथल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो लोथल गुजरात में, और ये हो गया सिंधु से पथल, लोथल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन देता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ ही है, हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है, तो यही राखीगढ़ी। वृहद स्थल दे दे या पूरा स्थल दे दे तो आपको राखीगढ़ी हो जाएगा। अब आइए निम्नलिखित में से 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अभी आपको हम बताए हैं हल जो है खेत जोतने का एक यंत्र होता था, वो बनवाली से मिला है। बनवाली है कहाँ, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिला में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी घाटी सभ्यता के संबंधित स्थल नहीं है, तो कालीबंगा है ही, रोपड़ है ही, लोथल है ही, पाटलिपुत्रा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे, तो आपको बोले हैं कर्मकांड में नहीं, मातृशक्ति मातृदेवी की पूजा करते थे, ब्रह्मा नहीं, यज्ञ नहीं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे अंधविश्वास में, ज़्यादा जादू टोना में विश्वास करते थे, अगर क्वेश्चन का देगा। इसलिए आपको देखिए कि क्वेश्चन का आंसर नहीं क्लियर दिया हुआ है। तो सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, तो मातृदेवी, मदर गॉडेज में, मदर गॉडेज के पूजा करते थे, मदर गॉडेज, और जादू टोना में विश्वास करते थे, जादू टोना में विश्वास करते थे। तो अगर ये दोनों रहता तो आपको आंसर हो जाता। अगर इसमें से 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन चुना जाएगा तो सिंधु घाटी के लोग आत्मक कर्मकांड में नहीं, कोई नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इस यहाँ पे देखिए, वन लाइनर के फॉर्म में हम लिए हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रम से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। पुरातत्व का जनक आपको अलेक्जेंडर कनिंघम, आप याद रखिएगा। कुंभकारी मतलब क्या होता है, कुंभ मीन्स घड़ा, तो कुम्हार को बोला जाता है। कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला है, मिट्टी बनाने की कला जो था, वही कुंभकारी कहलाता था। कि सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से मिले हैं, तो नवपाषाण युग से मिले हैं। पेबल उपकरण इसका किस काल से संबंधित है, तो पुरापाषाण काल से ही। ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है, ताम्रवती के नाम से आहार संस्कृति प्रसिद्ध है। माइक्रोलिथिक औजार मतलब छोटा छोटा जो औजार है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी ये निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। मानव के आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी है, तो ये पुरापाषाण काल से जुड़ी हुई है। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं, तो मदहदा और सराय नहर राय है। ये दो प्राचीन पाषाणकालीन स्थल थे। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था, तो पुरापाषाण काल में हुआ था। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुआ, तो मध्य पाषाण में हुआ। अग्नि का उपयोग नवपाषाण में हुआ। जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण आपको शिवालिक के श्रेणी से मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको मेहरगढ़ से मिला था। कपास की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला था, ठीक है ना। ये सब आपको वन लाइनर के फॉर्म में जो भी है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम कोशिश किए हैं कि आपको कोई भी वीडियो में कोई ऐसा टॉपिक न रहे कि उस टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन छूट जाए, यही आपका कोशिश हम किए हैं। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातत्व
तात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहर से। तो हड्डी निर्मित मतलब अस्थि पंजर आपको सराय नहर। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो हस्तिनापुर से हुआ है। गौरिक मृदभांड। अब आइए, नवपाषाण कालीन स्थल, जैसे स्थल है और राज्य है, मतलब वो कहाँ पे है? बुर्ज होम जो कश्मीर में, कब्रों में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। गुपकराल से, गुपकराल भी ये जगह स्थल कश्मीर का ही है, जहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य, हड्डी निर्मित औजार, धूसर मृदभांडों का प्रमाण, सिलबट्टा जहाँ पे आप मसाला पीसा जाता है सिलबट्टा, वह हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से क्या क्या मिले थे? तो आपको तो सबसे पहले है कि गेहूं और जौ मतलब अनाज का जो भी साक्ष्य मिला था मेहरगढ़ से मिला था। उसके बाद कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन का साक्ष्य मिला है। मदहादा जो आप क्वेश्चन में देख रहे थे ऊपर, यहाँ से क्या क्या मिला है? तो धान के अलावा जौ की खेती, पशु बड़ा मतलब पशुपालन का भी, और गोलाकार झोपड़ी मतलब निवास स्थल के तौर पे भी आप बोल सकते हैं मदहदा से। कोल्डिहवा जो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से धान की खेती, बिहार का बीपीएससी के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन बन जाता है, फेमस स्थल बन जाता है कोल्डिहवा, मेहरगढ़ ये सब, ठीक है ना। तो इसलिए आपको हम इस चीज़ को स्किप नहीं किए हैं। जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीन स्थल के रूप में जाना जाता है कोल्डिहवा। और फिर चिरांद बिहार का एक जगह है, ये हड्डी के उपकरण यहाँ से मिले हैं जो प्रायः हिरणों के सींग से निर्मित होते हैं। अभी भी आप लोग देखिएगा, आपके जैसे हमारे यहाँ तो है बहुत पुराना, जब मेरे बाबा के ही जो पूर्वज लोग थे वो लोग का जो घर बनाया हुआ था, एक बहुत दुतल्ला मकान उसी टाइम का था, वो हम लोग के बचपन में ही ढहते हुए हम लोग उसको देखे थे, 2 तल्ला था। उसमें भी पूरा एकदम सीमेंट का ढलैया था वगैरह, पूरा एकदम जो आजकल का बनता है। उस टाइम के भी हम देखते थे कि उसमें लास्ट टाइम में हम गिरते हुए देखते थे कि उसका सेकंड फ्लोर जो था वो गिर गया था, पूरा छड़ वगैरह ये सब हम लोग बेच करके उससे सोम पापड़ी खाया करते थे, निकाल करके, चुरा करके उसमें से। तो ये सब बचपन का कथा था। तो मेन बात ये चीज़ है कि जो चिरान से हड्डी के उपकरण देख रहे हैं, तो हम वहाँ भी देखते थे जो मकान बना हुआ था ना बाबा के पूर्वजों ने जो बनाए थे, तो उसमें सींग का, हड्डी का, सॉरी हिरन का जो सींग मिलता था वो बहुत बड़ा बड़ा एकदम, उसमें शायद पूछते थे कि ये क्या चीज़ का है, तो बताया जाता है कि हिरन का सींग है। तो वो चीज़ हम देखे हैं, अपने घर में ही देखे हैं। तो वही चिरान से क्या मिलता है? तो हड्डी के उपकरण मिलते हैं। और वो जो सींग मिलता था दीवार में लगाया हुआ रहता था। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं कि अपने हैंगर लगाते हैं ना, प्लास्टर वगैरह होता था तो पहले हैंगर नहीं रहता था, तो कुछ लकड़ी के वैसा बना करके, या फिर वही हिरन का सींग जो रहता था ना, वो प्रचलित मिलता था होगा उस टाइम में, मिलता होगा या कुछ होता होगा, तो वही लगाया करते थे। 12 सिंघा के हड्डी सींग जो होता था वही। अभी भी मेरे घर में कुछ न कुछ होगा, 1-2 गो रखा हुआ होगा। चलिए, तो ये चीज़ का कहानी भी एक हो गया, आपको बता भी दिए। तो वही है, चिरान से आपको क्या मिला? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए जो प्रायः हिरन के सींगों से निर्मित होते थे। तो हिरन का सींग सीधा सीधा वाला नहीं रहता था, उसमें बहुत टेढ़ा टेढ़ा, उसमें कई कंछी जैसा फेंके हुए, जैसे एक पौधा में बहुत सारा होता है ना, स्टीम तना फेंक देता है, वैसा हिरन का वो सींग रहता था और बहुत बड़ा बड़ा रहता था। उसमें आप आसानी से कपड़ा टांग सकते थे, तो इसीलिए उस सब चीज़ को मकान में लगाया जाता था। अब आइए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो आपको हम बताए थे 1500 से 2500 ईसा पूर्व तक, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 1750। ये आप ले सकते हैं, क्योंकि हम आपको ऊपर वीडियो में हम बताए हैं क्लास में कि सभी विद्वानों के द्वारा अलग अलग समय सिंधु घाटी सभ्यता का दिया गया, वो अलग अलग था। कोई 3200 भी बोल दिए हैं, 3280 भी बोले हैं, कोई 1500 भी बोले हैं, 1400, तो ये सब मतभेद रहा है, कोई क्लियर नहीं है। लेकिन 2500 से 1500 तक आपके बीच में अगर ऑप्शन रहता है तो आप उसको मार करके आगे बढ़ सकते हैं। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का है।
हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक मतलब पिक्टोरियोग्राफ, ये आपको नोट्स के द्वारा पढ़ा ही दिए। ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार जो आपको हम दिखा रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग, मूर्ति पूजन का आरंभ पूर्व आर्यकाल से ही है। रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में। कालीबंगन से आपको क्या क्या मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए थे, एक कालीबंगा में मिलता था। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी के, जो आपको हम बताए हैं मदर गॉडेज की पूजा करते थे। धौलावीरा नामक पूरा स्थल कहाँ है? तो गुजरात में है। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धौलावीरा से ही मिला है। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता था। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। ये सब आप देख लीजिएगा, इधर भी है, इस क्षेत्र को भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, जो भी इम्पोर्टेंट होगा। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलन आपको वर्गाकार के फॉर्म में मिलता था। अभी भी आपको मुहर देखते होंगे, वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, ये सब आपको अभी भी उपलब्ध है। तो मुहर का जो साक्ष्य मिलता है कब कहाँ से प्रचलित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही चले आ रहा है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि है। प्राचीन रूप ब्राह्मी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में ही हुआ था। सिंधु सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। मिस्र की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता ये दोनों क्या थी? समकालीन थी। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित ऋषभ मुद्रा किस पुरातत्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कालीबंगा से मिला है। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला आपको सुमेरियन सभ्यता का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? उत्तरी काले पॉलिश युक्त मृदभांड, ठीक है ना। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य आपको हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। चांदी का प्रमाण हड़प्पा से। हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो मुद्रा का निर्माण सेल खड़ी से किया जाता था। यही सब है। हड़प्पा का किसने खोज किया? तो दयाराम साहनी थे 1921 में, रावी नदी के किनारे। ये सब तो हम आपको बता ही दिए। एक शॉर्ट में समराइज फॉर्म में आपको ये आपको मिलेगा कि हड़प्पा से क्या क्या मिला। तो अन्न भंडार, कांच के निर्मित खिलौने, गाड़ी, ये सब मूर्ति वगैरह, कांच दर्पण, मछुआरे का चित्र। मोहनजोदाड़ो से क्या क्या मिला? तो स्नानागार, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, कांच निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं एवं मुद्राएं प्राप्त हुई। लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो गोदीवाड़ा, वृत्ताकार का चौकोर, अग्निवेदिका, हाथी का दांत, 3 युग्मित समाधियाँ, ये सब। चुन्होदोड़ो से क्या क्या मिला? तो यह कारखाना के फॉर्म में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में था ही प्रसिद्ध। यही सब आपको। मिट्टी का हल आपको कहाँ से मिला था? तो बनवाली से मिला था। धान की भूसी कहाँ से मिला था? तो रंगपुर से मिला था। रंगपुर गुजरात में है। यही है, यही आपका पूरा हो गया। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम विनय वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली कहने का मतलब, विनिमय का मतलब क्या होता है? आपस में लेन देन, ठीक है ना। तो वस्तु विनिमय मतलब एक चीज़ देंगे तो दूसरा चीज़ हम लेंगे, ऐसा ये चीज़ का माध्यम माना जाता है। चलिए, मुख्य रूप से आपको ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छा रहा होगा, अच्छा आपको पसंद पड़ा होगा, क्योंकि जितने भी सोर्स हैं मेरे नोट से लेकर के बुक जो भी ऑथेंटिक है वो सबको आप कंपाइल करके हम एक साथ आपके साथ लाते हैं। और क्या लेवल के, किस लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसका भी हम जिक्र कर देते हैं। तो मेरे तरफ से बेस्ट कोशिश किया जा रहा है
आप लोग के लिए, आप लोग के सिलेक्शन के लिए। तो आप लोग अच्छे से इस सेशन को पूरा देखिए। अपने फ्रेंड सर्कल में जो नहीं जुड़े हैं क्लास से तो उनको आप मैसेज कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो। चलिए ठीक है, आज यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म किया जाता है, समाप्त किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।